हेलो एवरीवन। आज का सेशन हम लोग का है अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल पे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इससे रिलेटेड हम लोग सारे इन्फॉर्मेशन को हम लोग छोटे छोटे पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो पार्ट है, पार्ट 1, उसमें मैं कुछ कंपनीज से रिलेटेड मीन्स आप कह सकते हैं कि कंपनी किसे कहते हैं, कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होता है, ये सब से रिलेटेड हम लोग के पास में आज इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए, आज का सबसे पहला जो स्लाइड हमारा आता है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी को लेके। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो उसके बाद कंपनीज़ के रेगुलेशन को लेके कंपनीज़ एक्ट 1956 आया था। काफ़ी लंबे समय तक ये एक्ट हमारे यहाँ पे लागू रहा। बीच बीच में इसमें कई सारे पॉइंट्स में चेंजेस किए गए। फाइनली 2013 में एक बहुत ही बड़ा चेंजेस किया गया कंपनीज़ एक्ट में, और उसी को हम लोग पढ़ते हैं। आप यदि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के साइड में जाके यदि आप वहाँ से कंपनीज़ एक्ट 2013 का यदि आप PDF डाउनलोड करते हैं तो आपको कंप्लीट डिटेल्स मिलेगा। काफ़ी लंबा PDF है वो, और उसमें से कई सारे छोटे छोटे प्रोविजंस ऐसे हैं जो कंपनीज़ एक्ट 1956 में जो था वो बिल्कुल ही बदल गया है। तो वो सब भी छोटे छोटे पॉइंट्स को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले तो इनकॉर्पोरेशन के बारे में बात कर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ आपको कि हमारे यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसको दो भागों में बांटा जाता है। जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम लोग दो भागों में बांट लेते हैं। तो चलिए, पहला जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो होता है वो क्या होता है? भारत का जो संविधान है, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें उसके बारे में डिटेल्स होता है। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसे हमारे यहाँ जो है पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है। जैसे पार्लियामेंट में हमारा जो पार्लियामेंट है वो क्या करता है कि आपस में बैठने के बाद लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के साइन करने के बाद एक लॉ बन के आता है। तो आपको बता दो कि हमारा जो कंपनीज़ एक्ट 2013 है एक पार्लियामेंट्री एक्ट के द्वारा बनाया गया कानून है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में जिक्र नहीं है। ठीक है। अच्छा, इनकॉर्पोरेशन यहाँ पे कंपनीज़ एक्ट 2013 से रिलेटेड मैं बता दूँ, जितने भी कंपनीज़ है भारत में, जितने भी कंपनीज़ हमारे भारत में हैं वो सारे कंपनीज जो है ना सेबी के द्वारा रेगुलेट होते हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। ठीक है। आप लोग इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, और इसके बारे में जितना इन्फॉर्मेशन आपके पास हो उतना ही अच्छा है। एक कंपनी का अकाउंटिंग आप संभालेंगे, समझिए इस चैप्टर का नाम ही है अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल। जिस कंपनी का आप अकाउंट संभालने जाएंगे उस कंपनी का अकाउंट संभालने से पहले आपको कंपनी का जो लॉ है उसको बेसिकली बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ है कि एट प्रेजेंट, आज के समय में, जहाँ पे हम लोग आज है 2023 में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये अप्रैल का महीना है, आज का डेट जो है ना 24 है। जिस डेट में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय कंपनी के जितने भी कानून हैं उस कानून को अंडरस्टैंड करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अभी यदि आपसे कोई पूछ दे कि बताइए आज के समय में कोई भी कंपनी कौन से एक्ट से रेगुलेट होता है, तो सबसे पहला दिमाग में ये रखना होगा कि आज के समय में 2023 में जो कंपनीज़ एक्ट, जो मोस्ट रिसेंट कंपनीज़ एक्ट है वो है 2013। इसी के हिसाब से हमारा जो है ना सारा अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है। इस फिनांशियल ईयर का जो है जितने भी आप डेटा प्रिपेयर करेंगे कंपनीज़ एक्ट 2013 के हिसाब से करना पड़ेगा। चलिए, कंपनीज़ एक्ट 2013 जो है ना इसमें कई सारे रूल्स हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा लिखा हुआ है रेगुलेशन एंड इनकॉर्पोरेशन, मतलब कंपनी चलेगी कैसे, कंपनी बनेगी कैसे। ठीक है। क्या है? रेगुलेशन और इनकॉर्पोरेशन, रेगुलेट्स एंड इनकॉर्पोरेशंस ऑफ अ कंपनी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंपनी। कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथों में होगा? एक कंपनी फॉर्मेशन होता है तो उसमें डायरेक्टर्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यदि कंपनीज में डायरेक्टर का रोल यदि जानना चाहते हैं तो पढ़िए कि कंपनी को चलाता कौन है। चलिए, मैं यदि छोटा सा मैं यहाँ पे यदि आपको समझाने की कोशिश करूँ इस वीडियो के मार्फत से कि डायरेक्टर्स का काम क्या है। आपको मालूम होगा कि जब एक कंपनी का फॉर्मेशन होता है तो कंपनी का जो मालिक होता है वो होता है शेयर होल्डर। ठीक है। कंपनी का मालिक होता है शेयर होल्डर।
तो सारे शेयर होल्डर मिल के तो कंपनी नहीं चलाते हैं। इसलिए कंपनी को चलाने के लिए डायरेक्टर का ज़रूरत पड़ता है, कंपनी को चलाने के लिए डायरेक्टर का ज़रूरत पड़ता है। और डायरेक्टर समझ सकते हैं आप, ये भी हो सकता है कि कंपनी को चलाने के लिए डायरेक्टर का ज़रूरत पड़ता है, सारे शेयर होल्डर मिल के जो है ना वो डायरेक्टर को अपॉइंट करता है। किसी भी कंपनी में एक से ज़्यादा डायरेक्टर हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। किसी भी कंपनी में एक से ज़्यादा डायरेक्टर हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो कंपनी को चलाता कौन है? डायरेक्टर। इसीलिए बोला गया कि कंपनी को चलाता है कौन? तो डायरेक्टर। शेयर होल्डर उसका ऑनर है, शेयर होल्डर उस कंपनी का ऑनर है, जबकि डायरेक्टर एक एम्प्लॉई है। याद रखिए, एक एम्प्लॉई के जैसा वो अपॉइंट होता है, क्योंकि सारे मेंबर्स लोग मिलकर, जो शेयर होल्डर्स होते हैं उसे मेंबर कहा जाता है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं उसे मेंबर कहा जाता है कंपनी का, जो शेयर होल्डर होते हैं उसे मेंबर ऑफ अ कंपनी कहा जाता है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा जो छोटे छोटे चीज़ है, जैसे मान के चलिए यदि कोई कंपनी डिज़ोल्व हो जाता है, यदि कोई कंपनी डिज़ोल्व हो जाता है, मान के चलिए कोई कंपनी बना और कंपनी जो है ना फेल हो गया, तो उसे हम लोग कहते हैं डिसोल्यूशन। तो कंपनी जब फेल होता है, ये सारे चीज़ मान के चलिए कंपनी जन्म कैसे लेगी, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। आप बोले कि फॉर्मेशन कैसे होगा कंपनी का, तो वो भी कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से होगा। ठीक है, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथों में होगी, डायरेक्टर्स क्या करेगा, डिसोल्यूशन कैसे होगा, एसेट्रा एसेट्रा, और काफ़ी कई सारी चीज़ें हैं। तो हम यहाँ पे बता दें आपको कि आज के समय में एट प्रेजेंट जो है कंपनी का रेगुलेशन किसके द्वारा होता है, तो कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा होता है। तो ये देखिए नीचे सेकंड लाइन में लिखा हुआ है, द एक्ट हैज़ रिप्लेस द कंपनीज एक्ट 1956 इन ए पार्शियल मैनर। देखिए एक चीज़ आपको बता दूं, जब कंपनीज एक्ट 1956 आया था तो वो कंपनीज एक्ट 1956 को बिल्कुल अबंडन नहीं कर दिया गया, उसके प्रोविजंस में बदलाव लाया गया। इसका मतलब है यहाँ पे पार्शियल चेंजेस किया गया। आफ्टर रिसीविंग द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 29 अगस्त 2013, 29 अगस्त 2013 को जो है ना प्रेसिडेंट का सहमति लेके जो है ये कंपनीज एक्ट 2013 को लागू कर दिया गया। द सेक्शन ऑफ 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 केम इनटू फोर्स ऑन 30 अगस्त 2013। देखिए कंपनीज एक्ट 2013 में कई सारे सेक्शन हैं, सारे सेक्शन एक बार में लागू नहीं हुए। जैसे सेक्शन 1 30 अगस्त को लागू हुआ, 98 डिफरेंट सेक्शन जो है 12 सितंबर 2013 को लागू हुआ। ठीक है, देखिए पहले एक प्रोविज़न मैं आपको बता दूं, पहले एक प्रोविज़न था कि जितने भी प्राइवेट कंपनी है उसका मैक्सिमम नंबर जो है ना वो 50 तक सीमित किया गया था, लेकिन बाद में इस 50 मेंबर को बढ़ा के ना 200 कर दिया गया। तो बहुत बच्चे लोग जो है ना जब MCQ प्रैक्टिस करते हैं ना, तो पुराने क्वेश्चन पुराना बुक्स जब लेके प्रैक्टिस करता है वो, तो उसमें कभी कभी 50 ऑप्शन रहता है, आंसर भी 50 लिखा हुआ रहता है, और कभी कभी 200 नया बुक आ गया तो उसमें 200 ऑप्शन रहता है। तो जितने भी कंपनी के क्वेश्चन होंगे अब उसका जो आंसर होगा वो कंपनीज एक्ट 2013 को बेस करके दिया जाएगा। तो आज ये क्वेश्चन पूछा जाए कि प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर्स कितना हो सकता है, तो अभी एट प्रेजेंट सिनेरियो में 2013 का एक्ट लागू है तो यहाँ पे 200 मेंबर होना चाहिए। और न्यू टर्म जो है ना, अब एक नया टर्म जो है ना 2013 के बाद एक नया टर्म हम लोगों को सुनने के लिए मिलता है, जिसे हम लोग कहते हैं 1% कंपनी। आप लोगों को मालूम होगा सोल प्रोप्राइटरशिप बोल के हम लोग कहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल का मतलब क्या होता है? सिंगल। सोल का मतलब क्या होता है? सिंगल। तो सिंगल ऑनरशिप जिसको हम लोग कहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हम लोग कहते हैं, जिसमें एक मालिक होता है। लेकिन अब एक ऐसा कंपनी बना सकते हैं आप, बिजनेस नहीं, आप एक ऐसा कंपनी बना सकते हैं, अब एक ऐसा कंपनी बना सकते हैं जिसमें केवल एक ही मालिक होगा, मतलब सारा शेयर एक इंसान के पास होगा। अब ऐसा प्रावधान है तो वहाँ पे क्या होगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप जिसको कि 1% कंपनी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो के आगे पार्ट में, पूरा बिल्कुल डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और भी कई सारे ऐसे सेक्शंस हैं जो बाद में लागू हुए, जैसे कि टोटल 183 सेक्शन कम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2014। बोला गया 1 अप्रैल 2014 से टोटल 183 सेक्शन जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 का लागू हो चुका है। ठीक है, तो चलिए आगे स्लाइड में चलते हैं। तो अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट जो है हम लोगों को कुछ और समझना है। जैसे कि कंपनी का मतलब आप क्या समझते हैं, व्हाट डू मीन बाय कंपनी? यदि बोला जाए, क्वेश्चन यदि पूछा जाए व्हाट डू मीन बाय कंपनी, तो कंपनी से आप क्या समझते हैं? तो हम लोग एक सेक्शन यहाँ पे लेते हैं कि कंपनीज एक्ट 2013 का ही सेक्शन है ये, कंपनीज एक्ट 2013 का ही ये सेक्शन है। बोला गया कि सेक्शन टू में उसमें सब क्लॉज है 20, और ये हम बात कर रहे हैं किसका? तो कंपनीज एक्ट 2013 का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या कहा जा रहा है? बोला जा रहा है कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट या एनी प्रीवियस कंपनी लो। देखो दो ऑप्शन है,
तो पहला तो चीज़ ये है कि एक यदि हम मान लें कि 2013 में जो कानून बना, ठीक है, उसके बाद यदि कोई कंपनी बना तो 2013 के बाद जब कंपनी कोई बना तो वो 2013 कंपनी एक्ट के हिसाब से बनना चाहिए और लीगली बनना चाहिए। और यदि कोई कंपनी है जो 2013 से पहले फॉर्मेशन हुआ है तो वो प्रीवियस जो लॉ था, प्रीवियस लॉ क्या था, सोचिए प्रीवियस लॉ क्या था, तो कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है, कंपनीज एक्ट 1956। तो दो चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है, इसको अच्छे से समझिए कि अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट का मतलब क्या है, सेक्शन 220 2013 के हिसाब से बनना चाहिए, और नहीं तो यदि 2013 से पहले का बना हुआ तो वो हिसाब से होना चाहिए। मीनिंग ऑफ कंपनी का मतलब क्या है, साधारण तौर पे कंपनी का क्या मीनिंग होता है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला जो कंपनी का मीनिंग यहाँ पे लिखा गया है कि सबसे पहले तो कंपनी जो होता है एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। कंपनी क्या होता है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, इसका मतलब क्या है, इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ। आर्टिफिशियल पर्सन किसको कहते हैं, इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ। आर्टिफिशियल पर्सन किसको कहेंगे, इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ। अच्छा, हम लोग ना सेपरेट लीगल एंटिटी के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में भी पढ़े हैं, क्लास 11 में भी पढ़े होंगे आप लीगल एंटिटी के बारे में। तो सेपरेट लीगल एंटिटी, तो कंपनी का फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि जो उसका शेयर होल्डर होता है उसका एक अपना एग्जिस्टेंस होता है और कंपनी का एक अपना एग्जिस्टेंस होता है। तो दो फीचर हो गए यहाँ पे, दो फीचर्स हम लोग पढ़ लिए, आर्टिफिशियल पर्सन और सेपरेट लीगल एंटिटी। तीसरा की बात करेंगे हम लोग, तो तीसरा हमारे पास है परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी ना हमेशा चलता रहता है, परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी हमेशा चलता रहता है। हैंड टू हैंड शेयर होल्डर जो ना बदलते रहते हैं, एक शेयर होल्डर अपना शेयर बेच के किसी दूसरे शेयर होल्डर को दे देगा, लेकिन कंपनी सालों साल चलता रहेगा। हो सकता है कि शेयर होल्डर मर भी जाए लेकिन फिर भी कंपनी जो है ना चलता रहेगा। कॉमन सील्स होता है, जैसे देखो एक पर्सनल इंडिविजुअल इंसान का एक सिग्नेचर होता है, वैसे ही कंपनी का एक कॉमन सील होता है, ठीक है। और दूसरा चीज़ है कि लिमिटेड लायबिलिटी होता है कंपनी का लिमिटेड लायबिलिटी होता है। ये क्या कहना चाह रहा है, सपोज आप किसी कंपनी का शेयर खरीदा आपने, तो 10,000 का यदि आपने शेयर खरीदा किसी कंपनी में, तो आपको लॉस कितने का होगा, 10,000 का ही होगा। आपका घर बेच के तो नहीं जाएगा ना, आपने 10,000 का यदि शेयर खरीदा तो 10,000 का ही मैक्सिमम लॉस होगा। इसी को कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। तो कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी होता है। ये सारे के सारे फीचर्स हैं। इट इज़ वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब देखिए कंपनी का जो शेयर है, जिसको इच्छा होगा वही तो खरीदेगा, ज़बरदस्ती तो कोई नहीं खरीद सकता ना। तो वॉलेंटरी एसोसिएशन होता है ये, कहने का मतलब कि एसोसिएशन मतलब जो हम जैसे अभी मैं बता रहा हूँ कि कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं वो सारे मेंबर कहलाते हैं, शेयर होल्डर भी कहलाते हैं, मेंबर भी कहलाता है। इसलिए सारे मेंबर मिल के जब सारा जो लोग शेयर खरीद लेता है वो लोग ही उसका मेंबर बन जाता है या मालिक बन जाता है। तो यहाँ पे शेयर खरीदने वाला तो अपनी इच्छा से खरीदता है ना। सो इट इज़ अ वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन who together contributes in the capital of the company to do the business। वो लोग सारा जो लोग शेयर खरीदता है वो अपने इच्छा से खरीदता है, अपने इच्छा से कंट्रीब्यूट करता है बिजनेस चलाने के लिए, ठीक है। चलिए लास्ट एक और है यहाँ पे, कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, ठीक है। द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। तो सबसे पहले एक बहुत अंडरस्टैंडिंग करने की चीज़ है यहाँ पे कि हम लोग ना कैपिटल के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो कैसे करेंगे कैपिटल के बारे में डिस्कस, तो समझिए कि कोई एक कंपनी है, ठीक है, और इस कंपनी ने 1 करोड़ जो है ना, 1 करोड़ रुपया लगा के, रुपीज़ में मैं बात कर रहा हूँ, 1 करोड़ रुपीज़ लगा के कंपनी का फॉर्मेशन हो गया। तो बताओ यदि साधारण मान के चलो कि जैसे मैं बोलूँ कि एक ग्रोसरी शॉप वाला, एक फ्रूट सेलर, वेजिटेबल सेलर, या सपोज़ कोई ड्राइवर, या सपोज़ कोई टीचर छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहता है। सपोज़ कोई इन्वेस्ट करना चाहता है 100 रुपया इन्वेस्ट करना चाहता है, 100 रुपये इन्वेस्ट करना चाहता है। तो 100 रुपये यदि इन्वेस्ट करना चाहता है और यहाँ पे 1 करोड़ का कैपिटल, तो वो इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। तो जितने भी जब कंपनी का फॉर्मेशन होता है तो उस समय सारे कैपिटल को ब्रेक कर दिया जाता है छोटे छोटे टुकड़े में। सपोज मान के चलो 1 करोड़ है और मैं चाहूँ तो इसको 10 रुपये का एक शेयर यदि बना दूँ, ठीक है, 10 और गुना कर दूँ उसमें 10 लाख का, ठीक है, तो ये हो गए 10 लाख, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख।
अब ये दोनों गुना होकर कितना हो जाएगा, 1 करोड़ हो जाएगा। इसका मतलब एक शेयर का दाम मैंने 10 रखा, 10 रुपया रखा, एक शेयर का दाम कितना रखा, 10 रुपया रखा, और टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, तो 10 लाख हो गए। यानी कि 10 लाख की यदि बात करें तो कंपनी में टोटल मेंबर कितना हो जाएगा, 10 लाख। तो शेयर क्या होता है, शेयर होता है स्मॉल अमाउंट, यानी कि एक शेयर का वैल्यू 10 रुपया है। एक शेयर का वैल्यू क्या है, 10 रुपया। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है उसकी वैल्यू कितना है, 10 रुपया। तो यहाँ पे एक फेस वैल्यू भी होता है, क्या होता है, फेस वैल्यू जितना सर्टिफिकेट पे लिखा होता है, लेकिन मार्केट वैल्यू अलग होता है, मार्केट वैल्यू अलग होता है। यदि शेयर का मार्केट वैल्यू जो है ना, फेस वैल्यू से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तो इस पर भी डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग, लेकिन आप लोग को मालूम होना चाहिए कि कंपनी का जो कैपिटल होता है, कैपिटल को जब छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं शेयर। और ये जो शेयर होता है ना, ये ट्रांसफरेबल होता है। शेयर क्या होता है, ट्रांसफरेबल होता है। ऑनरशिप क्या होता है इसका, ट्रांसफरेबल होता है। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जैसे आप लोग पार्टनरशिप बनाए होंगे, तो पार्टनरशिप में ना कोई नया पार्टनर जब आता है तो पहले परमिशन लेना पड़ता है। ऐसा कोई परमिशन यहाँ पे बेचने से पहले कोई परमिशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, देखिए कुछ एक्सपर्ट ने कंपनी को ना डिफाइन करने की कोशिश किया है। जैसे क्या बता रहा है, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सेल। एकदम शॉर्ट में जो है ना किसी एक्सपर्ट ने डिफाइन किया है। तो आप इसको याद रखिएगा, ये जो डेफिनेशन है बहुत परफेक्ट डेफिनेशन है, आप इसको याद करके रखिए, नोट करके रखिए। और इसमें देखिए कंपनी के ना कुछ फीचर्स पता चल जाता है, जैसे आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, कॉमन सील है। इस डेफिनेशन से ना आपको कई सारे फीचर्स पता चल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कंपनी का क्या क्या फीचर होता है। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, मैंने अभी बात कर रहा था, कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से आपको पहले कंपनी रजिस्टर करानी होगी। इसी को कहते हैं इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। मतलब कंपनीज एक्ट को मान के आपको अपना बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करा के आपको कंपनी बनानी होगी। तो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है। ऐसा नहीं जिसको अधिक किसी को बिजनेस करना है तो वो क्या करता है, कंपनी अधिक किसी को बिजनेस करना है तो वो क्या करता है कि कैपिटल लगाया, बिजनेस स्टार्ट कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं होता है कंपनी में। कंपनी में पहले आपको रजिस्टर कराना पड़ता है, ठीक है। बिना रजिस्ट्रेशन कराए हुए आप कंपनी को चला नहीं सकते हैं। इलीगल घोषित कर दिया जाएगा और आपको जो है ना जेल में डाल दिया जाएगा। तो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का मतलब यहाँ पे है कि लीगली बनाया गया, क्रिएटेड बाय लॉ। और कंपनीज एक्ट 2013 या इसके प्रीवियस अधिक कंपनीज एक्ट 1956 उसके लॉ के हिसाब से बनाया गया, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्कस किया था मैंने, ये फीचर्स है, ये फीचर्स है कंपनी का। सेपरेट लीगल एंटिटी, शेयर होल्डर और कंपनी दोनों अलग अलग है। शेयर होल्डर और कंपनी दो अलग अलग एंटिटी है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि शेयर होल्डर जो है वो नेचुरल पर्सन होता है, जबकि कंपनी जो है ना आर्टिफिशियल पर्सन होता है, क्रिएटेड बाय लॉ। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल पर्सन, अभी मैं डिस्कस कर रहा था। क्रिएटेड बाय लॉ आर्टिफिशियल पर्सन होता है हर कंपनी, जैसे रिलायंस, वोडा, टाटा, बिरला कंपनी की जब बात करते हैं, ठीक है। पर्सनल व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, रतन टाटा की नहीं बात कर रहा हूँ, उसका टाटा कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसे ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो लिमिटेड लाइबिलिटी होता है, ये भी डिस्कस किया था मैंने थोड़ी देर पहले, कि यदि आप किसी कंपनी में 10,000 रुपये का कैपिटल खरीदते हैं तो आपकी लाइबिलिटी 10,000 तक की ही है, ठीक है। 10,000 से ज़्यादा आपका प्रॉपर्टी बेच के नहीं लिया जाएगा। यदि कंपनी को 1 करोड़ का लॉस हो जाए और आप यदि उसमें 5,000 रुपये लगा के रखें किसी कंपनी में, तो थोड़ी ना आपकी सारी संपत्ति बेच के आपको लिया जाएगा। आपका 5,000 लगा हुआ था तो 5,000 ही आपका लॉस होगा। नेक्स्ट है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस क्या लिखा है, द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ, रिटायरमेंट एंड इंसॉल्वेंसी। पहला चीज़, यदि मेंबर मर जाए, शेयर होल्डर मर जाए या शेयर होल्डर रिटायर हो जाए या इंसॉल्वेंट हो जाए तो कंपनी चलता रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि कंपनी चलता रहेगा। दूसरे मेंबर आ जाएंगे, दूसरे जो रिटायर हो गए उसके जगह पे दूसरे वैकेंसी आ जाएगी, ठीक है। कॉमन सील, जैसे एक इंडिविजुअल पर्सन, नेचुरल पर्सन जब साइन करता है तो उसका एक सिग्नेचर होता है, वैसे हर कंपनी का एक कॉमन सील होता है जिसको हम लोग कहते हैं फिजिकल एग्जिस्टेंस, फिजिकल ऑथेंटिकेशन कंपनी के द्वारा। तो इट कैन नॉट पुट इट सिग्नेचर, क्योंकि कोई भी कंपनी अपना सिग्नेचर दे नहीं सकता है, इसलिए कॉमन सील एक्ट एज ए ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, और वो वैलिडेट करता है कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो बिल्कुल कैसा है, कंपनी के द्वारा इशू किया गया और रियल है। मैनेजमेंट और ऑनरशिप, मैंने बताया था मैनेजमेंट और ऑनरशिप जो होता है ना वो डायरेक्टर के पास होता है। कंपनी चलाता कौन है, तो कंपनी चलाने वाला डायरेक्टर्स होता है। जितने भी शेयर होल्डर होते हैं वो मालिक होते हैं और जो डायरेक्टर्स होते हैं एक प्रकार का एम्प्लॉई होता है। तो
जो डायरेक्टर होगा वही बिजनेस जो पूरे पूरे कंपनी को चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। तो मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप किसके पास होता है? तो डायरेक्टर के पास में होता है, जबकि जिसके पास में डायरेक्टर वो लोग होते हैं जो मैक्सिमम शेयर ऑफ कैपिटल अपने पास रखते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर की यदि बात करो तो एक व्यक्ति अपना शेयर खरीद के किसी दूसरे व्यक्ति को भी वो बेच सकता है। एक व्यक्ति किसी दूसरे कंपनी का शेयर खरीद के दूसरे को बेच सकता है, फिर वो दूसरा तीसरे को बेच सकता है। तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर यहाँ पे अवेलेबल है। याद रखिएगा, प्राइवेट कंपनी यहाँ पे क्या लिखा गया है? शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल एक्सेप्ट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज इज रेगुलेटेड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बस छोटा सा क्लॉज लगा लीजिए, पब्लिक कंपनी में आराम से शेयर को ट्रांसफ़र कर दीजिए, प्राइवेट कंपनी है तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के को फॉलो कीजिए और उसके हिसाब से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपनी यहाँ पे 3 टाइप का भी पाया जा रहा होता है। 2000 एक्ट कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से अभी 3 प्रकार के कंपनीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। चलिए तो देखिए, 1 पर्सन कंपनी के बारे में थोड़ा मैंने पहले भी डिस्कस किया है। यदि कोई सिंगल पर्सन यदि है तो वो यदि अपने बिजनेस को यदि रजिस्टर कराना चाहता है तो 1 पर्सन कंपनी में रजिस्टर करा सकता है। देखिए, सेक्शन 31C ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 ये हमें बताता है कि कंपनी जो है ना सिंगल पर्सन के द्वारा भी बनाया जा सकता है। ठीक है, इसे हम लोग 1 पर्सन कंपनी कहते हैं। चलिए, 1 पर्सन कंपनी को बनाने के लिए नेचुरल पर्सन नॉट एनी लीगल एंटिटी ऑफ अ कंपनी, क्या लिखा है? 1 पर्सन कैन बी फॉर्म बाय अ नेचुरल पर्सन। 1 पर्सन कंपनी जो है ना एक नेचुरल पर्सन के द्वारा बनाया जा सकता है, नॉट एनी लीगल एंटिटी कंपनी। मान के चलो कि मैं यदि एग्जांपल पे यदि आपको बताऊं कि एक बहुत फेमस कंपनी है, मान लो कि नेस्ले इंडिया का नाम सुनेंगे आप लोग, या आप आईटीसी का नाम सुनेंगे। यदि आईटीसी कंपनी बनाना चाहता है 1 पर्सन कंपनी तो नहीं बनेगा, क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन है। यदि कोई नेचुरल इंसान है और वो यदि 1 पर्सन कंपनी बनाना चाहता है तो बन सकता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड 1 पर्सन कंपनी कैन बी फॉर्म बाय अ नेचुरल पर्सन नॉट एनी लीगल एंटिटी या कंपनी हु इज़ एन इंडियन सिटीजन। देखिए यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, 1 पर्सन कंपनी बनाने के लिए इंडियन सिटीजन होना होगा, रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना होगा। मतलब आप कह सकते हैं रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब एनआरआई यदि हो गया तो वो नहीं बना पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013 इज अनदर नेम फॉर 1 पर्सन कंपनी या सिंगल पर्सन कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप का अब कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो है अब 1 पर्सन कंपनी में काउंट किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी इन इंडिया नीड टू रजिस्टर एज 1 पर्सन कंपनी। यदि कोई व्यक्ति है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चला रहा है तो उसको 1 पर्सन कंपनी में रजिस्टर कराना होगा। यदि कोई व्यक्ति है जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चला रहा है तो उसे क्या करना होगा? 1 पर्सन कंपनी में बिजनेस को रजिस्टर कराना होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास में जो है द डायरेक्टर एंड एम्प्लॉइज इन 1 पर्सन कंपनी कैन बी मोर देन 1। चलिए प्राइवेट कंपनी के बारे में बात करेंगे। अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रेफर्स टू अ प्राइवेटली हेल्ड लीगली रिकॉग्नाइज्ड बिजनेस एंटिटी दैट इज ओन्ड बाय द प्राइवेट स्टेक होल्डर्स। याद रखिए, प्राइवेट कंपनी उसको बोलेंगे जहाँ पे पब्लिक के पास में ये शेयर नहीं जाएगा। ठीक है, प्राइवेट लोगों के पास में इसका ऑनरशिप होगा। देखो, पब्लिक में जब शेयर जाता है तो वो पब्लिक कंपनी होता है, लेकिन यहाँ पे प्राइवेट कंपनी बोला जा रहा है तो प्राइवेट स्टेक होल्डर होगा इसका। लीगल टर्म्स ऑफ दिस टाइप्स ऑफ कंपनी आर डिफाइंड एज पर सेक्शन 268 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो यहाँ पे द लीगल टर्म्स ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपनी आर डिफाइंड एज पर द सेक्शन 268 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 और 2022 आपको देख लेना है। अ प्राइवेट कंपनी इज अ फर्म दैट इज प्राइवेटली ओन। प्राइवेट कंपनीज में इशू स्टॉक्स एंड हैव शेयर होल्डर्स बट देयर शेयर्स डू नॉट ट्रेड ऑन पब्लिक एक्सचेंज and are not issued through an IPO. The high cost of IPO is one reason why the company choose to stay private. देखो, एक जब कोई पब्लिक कंपनी बनता है तो उसका जो IPO होता है वो बहुत कम अमाउंट का होता है, लेकिन जब प्राइवेट कंपनी होता है तो उसका जो 1 शेयर का जो वैल्यू होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे मैं भी एग्जांपल में मैं बता रहा था कि एक शेयर का दाम 10 रुपया है तो कोई भी ले सकता है, लेकिन यदि एक शेयर का दाम यदि 10 लाख रुपीज़ हो तो कितने लोग खरीद पाएंगे? तो ऐसे भी कंपनीज होता है जहाँ पे प्राइवेट लोग जो होता है ना वो स्टेक लेके रखते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो पब्लिक कंपनी, द टर्म पब्लिक कंपनी कैन बी डिफाइंड इन द वेरियस वेज। देयर आर 2 कॉमनली अंडरस्टूड वे इन विच अ कंपनी इज कंसिडर्ड पब्लिक। पहला तो देखो, पब्लिक कंपनी कब बोलेंगे तो 2 सेंस में पब्लिक कंपनी कह सकते हैं। पहला तो चीज़ है कि ये पब्लिक मार्केट में ट्रेड होना चाहिए,
पब्लिक मार्केट में ट्रेड होना चाहिए, NSE BSE में रजिस्टर्ड होना चाहिए। दूसरा है कि ये अपने डेटा को, ये अपने बैलेंस शीट डेटा को पब्लिकली क्या करता है, इशू करता है, और पब्लिकली अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट को मार्केट में दिखाता है। तो दो तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये एक शॉर्टकट हो गया एक तरीके का कि यदि कोई भी एक्सचेंज में यदि कंपनी रजिस्टर्ड है, यदि कोई भी एक्सचेंज में यदि कंपनी रजिस्टर्ड है, वो यदि ट्रेड करता है, वहाँ पे खरीद बिक्री यदि होता है, ठीक है, शेयर मार्केट में, तो समझ लेना कि पब्लिक कंपनी है। बहुत सारी कंपनी ऐसा है जो मार्केट में रजिस्टर्ड तो नहीं है, बट अपना बैलेंस शीट का सारा डेटा जो है वो क्या करता है, पब्लिकली इशू करता है। तो ये 2 पॉइंट दिमाग में रखिए, हो जाएगा। यदि हम लोग कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से यदि चेक करें तो सेक्शन 314 जो है ना, कंपनी का मतलब होता है कि ये सबसे पहले तो ये प्राइवेट नहीं होना चाहिए। दूसरा है मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख होना चाहिए, और उससे भी ज़्यादा हो सकता है। प्राइवेट कंपनी बीइंग सब्सिडियरी ऑफ अ कंपनी विच इज़ नॉट द प्राइवेट कंपनी। देखो प्राइवेट कंपनी जो है ना, एक सब्सिडियरी कंपनी हो सकता है, लेकिन खुद वो प्राइवेट कंपनी नहीं होना चाहिए। अ पब्लिक कंपनी इशू its शेयर टू द जनरल पब्लिक विदाउट एनी restriction on maximum number of person. A public company issues its shares to the general public without any restrictions on maximum number of person. तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ, थोड़ा देखिए ध्यान से। एक पब्लिक कंपनी इशू इट्स शेयर टू द जनरल पब्लिक विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन। लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पब्लिक कंपनी के लिए जो जो होना चाहिए, पहला तो प्राइवेट नहीं होना चाहिए, पेड अप कैपिटल कम से कम 5 लाख होना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि अब C नंबर पॉइंट में इज़ अ प्राइवेट कंपनी बीइंग अ सब्सिडियरी ऑफ कंपनी, इज़ अ प्राइवेट कंपनी बीइंग अ सब्सिडियरी ऑफ अ कंपनी विच इज़ नॉट द प्राइवेट कंपनी। अ पब्लिक कंपनी जो है इशू इट्स शेयर टू द जनरल पब्लिक, ये होना चाहिए फीचर। Public company can be segmented into 2 types. A public company can be segmented into 2 types. Public company को 2 भागों में हम लोग बांट सकते हैं, एक है लिस्टेड कंपनी, एक है अनलिस्टेड कंपनी। जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है उसे लिस्टेड कंपनी कहते हैं, जो शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होगा तो लिस्टेड कंपनी होगा, रजिस्टर्ड नहीं होगा तो अनलिस्टेड होगा। याद रखिए, अ पब्लिक कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 7 मेंबर। पब्लिक कंपनी में, कोई भी पब्लिक कंपनी हो, उसमें मिनिमम 7 मेंबर होना चाहिए, और देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन इन दी अपर लिमिट। अपर लिमिट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। द नेम ऑफ अ पब्लिक कंपनी हमेशा एंड होता है लिमिटेड से। तो ये रहा पार्ट 1 आप लोगों के लिए। जो लोग इस वीडियो को अंत तक देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट था कंपनी का, अकाउंटिंग का। ऐसे छोटे छोटे पार्ट में मैं बाकी पार्ट को लेके आ रहा हूँ, और अभी 4 पार्ट है बाकी। तो अभी ये पहला पार्ट समाप्त हुआ है। मैं आप लोग जो है हमारे अगले पार्ट को देखने के लिए आप जो है मेरे वीडियो के पास, मैंने वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे जाके लिंक में से क्लिक करके आप देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।